देखिए, जब ये प्रेत वाली बाधा होती है ना, भूत प्रेत आत्मा जब किसी की ज़िंदगी में आ जाते हैं तो छोटे छोटे उनके जो क्लू थे ना, जो कि किसी वक्त समझ जाने चाहिए थे, वो बाद में ध्यान आते हैं। काश हमने उस वक्त किसी भगत जी का, किसी मौलवी का, किसी मंदिर का सहारा ले लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। और जब परिवार में प्रेत बाधा किसी एक पर ना होकर वो धीरे धीरे सभी पर होने लग जाए तो इसका मतलब वो समस्या बेहद बड़ी होने वाली है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो कि मैं सभी के साथ साझा करूँ और जैसे मैं परोसता हूँ ऐसे आपका भी अनुभव आए, थोड़ा मैसेज करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, जय श्री राम। आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। ये जो मैं आपको आज कहानी बताने वाला हूँ जिसका शीर्षक है काला साया, इसके 3 भाग आने वाले हैं। ये पहला है और एक के बाद एक आएंगे, तो लगातार सुनिएगा और बताइएगा कि आपको ये अनुभव कैसा लगा। और हर अनुभव में, हर पार्ट में मैं आपको एक आसान सा तरीका बताने वाला हूँ और इसमें भी बताऊँगा जिससे आप ये थोड़ा जो डाउट है ना मन में, इसे क्लियर कर सकते हो कि हमारे घर में, हमारे जहाँ पर व्यापार करते हैं, हमारे दुकान शोरूम पर या हमारे दफ्तर में क्या कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो कि हमें परेशान कर सकती है। सिर्फ कैसे पता लगाओगे ये बताऊंगा, उससे कैसे बाहर आ सकते हैं वो सेकंड भाग में। और तीसरे में, अगर बाई चांस वो समस्या घर कर चुकी है तो क्या करना है। आज की कहानी राधिका और गोपाल की है। होने वाले पति पत्नी हैं और दोनों पैसे वाली पार्टी है। मतलब इन्हें बहुत ज़बरदस्त एक वरदान मिला हुआ है कि भाई साहब आप 1 रुपया खर्चोगे तो 100 हो जाएंगे। अब ऐसे में आदमी कितना खर्चे, और सच में एक दूसरे पर विश्वास, प्यार बहुत ज़्यादा है। और जैसे हम फिल्मों में देखते थे, ऐसा पहली बार मैंने इस कहानी के माध्यम से जाना कि होता था। लड़का लड़की ने अपने आप को कभी दिखाया नहीं, कभी मिले नहीं, कभी कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जब 6ठी 7वीं कक्षा में थे ना, तब इनके मम्मी पापा ने रिश्ता तय कर दिया था कि हम इस दोस्ती को एक रिश्तेदारी में बदलेंगे। मेरी बिटिया तुम्हारे ही घर जाएगी और ऐसा प्यारा बेटा हमारे को जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा परिवार मिलना सौभाग्य की बात है। और हाँ, इन्होंने ये करके दिखा दिया। अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन दोनों परिवार, राधिका और गोपाल की जो फैमिली है, 100% कन्फर्म कर चुके थे। और अब तो जन्म कुंडली भी देख ली, सब कुछ गुण भी मैच हो गए, पंडित जी ने भी एक हरी झंडी दिखा दी, सब कुछ एकदम ठीक है। बहुत ज़्यादा खुश हैं ये लोग। और अब ये एक तरह की डेस्टिनेशन वेडिंग जिसे हम आजकल कहते हैं, ऐसा कुछ होने वाला था। ये जहाँ पर सब कुछ होने वाला है ये जयपुर है। दोनों फैमिली रहती नहीं है यहाँ जयपुर में, लेकिन हाँ, किसी के कहने से एक बड़ी जगह, एक बड़ा सा कोई किला टाइप का, आज की डेट में वो चीज़ अब बिल्कुल बदल गई है। अब तो वहाँ बहुत बड़ा एक कोई होटल बन गया है। ऐसा कुछ इन लोगों का प्लान बना कि डेस्टिनेशन वेडिंग जिसे कहते हैं, 4-5 दिन का प्रोग्राम रहेगा, मेहंदी होगी, गीत संगीत होंगे और एक अलग माहौल होगा। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको उस दिन जहाँ से ये समस्या शुरू होने वाली है। गोपाल और राधिका पहली बार आज एक दूसरे को देखने वाले थे। इनके घर में एक कोई छोटा सा फंक्शन था जिसे सिर्फ फैमिली वाले ही अटेंड करने वाले थे। अब होता क्या है कि राधिका अपने कमरे में इंतज़ार कर रही थी और बहुत ज़्यादा गुस्से में थी कि अभी तक जो मेकअप करने वाली दीदी आने वाली थी क्यों लेट हो गई। भाई 3 बजे उनको कहा था कि आ जाइए और 3:30 पौने 4 का वक्त हो रहा है, ना जाने कब आएंगी, कब मैं तैयार होंगी और सब लोग पहुंच जाएंगे, मैं सबसे बाद में जाऊंगी। बहुत गुस्से में थी। इनकी मम्मा आती हैं और कहती हैं कि बस वो थोड़ी ही देर में आ जाएगी, तू परेशान मत हो। अगर वो नहीं आई 10-15 मिनट में तो हम किसी दूसरे को अपॉइंट कर लेंगे, परेशान मत हो। उसने कहा नहीं, मैं परेशान इस वजह से नहीं हूँ, बस मेरे को वहाँ जाना है, सबका डांस वगैरह देखना है और मुझे तैयार होने का बिल्कुल इच्छा भी नहीं है। सच्ची में मम्मी, मैं तो ऐसे भी आने को तैयार हूँ, आप ही ने जिद कर रखी है कि नहीं तैयार होकर आना है। उन्होंने कहा बेटा सब लोग आएंगे और पहली बार तुम दोनों एक दूसरे को देखने वाले हो तो थोड़ा सुंदर दिखना बनता है।
अब वो हंस कर बैठ गई, माँ की बात को कौन ही मना करे। कुछ देर बाद इसकी जो कमरे में सहेलियां थीं उन्होंने यहाँ से धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया कि भाई हम भी डांस अपना प्रोग्राम देखेंगे, हम भी करेंगे, और भाई गीत संगीत चल रहा है, अंताक्षरी चल रही है, तेरा तो मेकअप हो जाएगा, जब हो जाएगा तो हम में से किसी को बुला लियो, हम आ जाएंगे। अब ये अपने रूम में अकेली थी। इसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इसने कहा खुला है, आ जाइए। पता था कि वही होंगी जो कि मेकअप करने आ रही हैं। एक बुजुर्ग सी औरत जिसके हल्का सा कुब निकला हुआ था, जो मुड़ी हुई थी जिसे कह सकते हैं हम, ठीक है, वो अच्छे प्रॉपर तरीके से खड़ी नहीं हो सकती थी। लड़खड़ाती सी आवाज़ में कहती हैं कि दुल्हन कौन है यहाँ पर। उसने बताया कि जी मैं ही हूँ होने वाली दुल्हन, बताइए। श्रृंगार के लिए भेजा था मुझे किसी ने। उन्होंने कहा श्रृंगार के मतलब मेकअप के लिए आप आई हो, मजाक चल रहा कोई? उसने कहा बेटा परेशान क्यों हो रही है, बैठ तो जा यहाँ पर, मेरे हाथों में जादू है। उसने कहा आप जाइए यहाँ से, और अगर किसी तरह का कोई मजाक कर रहा है ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि श्रृंगार तो मैं ही करूँगी, वरना तेरे से बुरा कोई दिखेगा भी नहीं। और ऐसे बोलकर ये हंसने लग गई औरत। ये अब गुस्से में है वास्तव में। राधिका ने कहा कि आपको जिसने भी भेजा है ना, आप 1 मिनट में यहाँ से बाहर चले जाइए। सिर्फ आपकी उम्र का मैं थोड़ा सा लिहाज कर रही हूँ, वरना अगर होती ना कोई मेरी हम उम्र और मजाक करती, मैं धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती। उसने कहा तू मुझे छू भी नहीं पाएगी, श्रृंगार मैं ही करूँगी तेरा, वरना मैं यहाँ से जाऊँगी भी नहीं। इसे अब बहुत बुरा लग रहा है। दरवाज़ा खोलकर कहती है कि आप अभी बाहर चलिए, अभी। ये जाकर वो जो एक ड्रेसिंग टेबल के सामने एक छोटा सा स्टूल नहीं होता जिस पर बैठते हैं, मेकअप करती हैं माताएं बहनें, ये वहाँ जाकर बैठ गई। इसने कहा आप ये क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, यहाँ से अभी बाहर चलिए 1 मिनट में। तो मम्मी ने कहा कि अगर वो आ गई है तो मेकअप करा लेना। मम्मी कॉरिडोर में थी, उन्होंने देखा कि ये दरवाजे में अंदर की तरफ देखकर किसी से बात कर रही है। तो माँ ने सोचा कि वो लड़की लेट हो गई जो मेकअप करने आई थी, इसलिए उसे डांट के भगा रही है। कहती है कि माँ आप ही करा लो इससे मेकअप, आप आओ तो सही, है मेरे साथ मजाक कौन कर रहा है। अगर किसी भी मेरे भाई बहन ने ये इस तरह का मजाक किया होगा ना, मैं गुस्सा हो जाऊंगी। टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है। मम्मी उसके पास आई, क्या हुआ, क्यों है इतने गुस्से में? आप देखो मेकअप के लिए किसे भेजा है। माँ ने जब अंदर देखा तो कोई भी नहीं था। इसको धीरे से आवाज आई, श्रृंगार तो मैं ही करूंगी। ये एकदम पलटती है तो माँ पूछती है कि क्या हो गया, किससे बात कर रही थी, क्या ये ठीक है तू? उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, इस जगह मैं नहीं रुक सकती। मैंने एक बूढ़ी औरत को जो कि अच्छे से स्टैंड नहीं कर सकती, मुड़ी हुई, उसका कुब निकला हुआ, डरावना सा चेहरा, बिखरे हुए से अजीब से बाल थे, बड़ी बड़ी अजीब सी भयानक डरावनी भूतों जैसी आंखें, और मुझसे कहती है कि मैं तेरा श्रृंगार करूंगी। सामने बैठी थी वो मेरे जाकर। माँ ने कहा ऐसा है, ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है, और तू क्यों बातें बना रही है? मैं बातें नहीं बना रही, मैं सच बोल रही हूँ। माँ इसको बिल्कुल से बात को लाइटली लिया और यहाँ से जाने लगी कि तैयार होकर खुद ही आ जा, हो सकता है कि वो ना आ पाए। उसके आगे के भी हम कॉन्ट्रैक्ट अब हटा देंगे, वो अब किसी का मेकअप करने के लिए हम नहीं बुलाएंगे, मेहंदी के लिए भी हम किसी और को बुला लेंगे, उनकी टीम से कोई नहीं आएगा। तू चिंता मत कर, तू अपने आप थोड़ा सा तैयार होकर आ जा, तू वैसे भी गुड़िया हमारी सुंदर कितनी दिखती है, आजा। अब ये अपने रूम में गई और अपने बालों को जब ये कंघी कर रही थी, तो जब कंघी कर रही थी तो उस वक्त इसे ऐसा लगा कि इसका हाथ पकड़ के किसी ने खींचा है। ये फिर यहाँ डरने लग गई। अभी तक तो ये जो देख रही थी, बता रही है, समझा रही है, लेकिन माँ नहीं मान रही थी। लेकिन किसी ने जैसे कंघी इसकी पकड़ रखी है और तेज से नीचे खींचा है। इसने कंघी वगैरह छोड़ी और डर कर दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। हर तरफ कोने में अपनी नज़र दौड़ाकर देखना चाह रही थी कि कौन है जो मेरे कमरे में मेरे साथ इस तरह का डरावना मजाक कर रहा है। कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इतना छोटा भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें रखी थी, कुछ गिफ्ट्स वगैरह रखे थे। तो इसने एक गिफ्ट को, जो कि बहुत सारे बॉक्सेस वहाँ रखे थे ना, ऐसा लगा जैसे कि कोई गिफ्ट किसी ने रखा है या एडजस्ट हुआ है, या वो हल्का सा हिला, इसे ऐसा लगा। कौन है, कौन है यहाँ पर? जब उसने ऐसा बोला
तो बेड के कॉर्नर से वही औरत इसे झांकती दिख रही है। अब ये डर कर जैसे ही थोड़ा सा पीछे होती है तो ड्रेसिंग टेबल से टकरा जाती है। जैसे ये ड्रेसिंग टेबल से टकराती है तो उस पर रखा सामान एकदम गिरता है। एक कांच की वहाँ इत्र की बोतल रखी थी वो भी गिर जाती है। उसके गिरते के साथ ही उसकी शक्ति 3 गुना 4 गुना मान लो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इत्र पर, खुले दूध पर, खुले बाल पर या गीली मेहंदी पर इनका आना 98% तय हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसी किसी जगह से निकल रहे हो तो जहाँ पर या तो कोई टोटका है या कोई प्रेत पहले से वहाँ घर कर चुका है। जैसे ये कांच टूटने की सी आवाज़ आई तो बाहर से कोई भाई साहब जा रहे थे, जिन्होंने एकदम रुक कर पूछा कि यहाँ कौन है, क्या हुआ, सब ठीक है? तो इसने चिल्लाकर कहा कि आप मेरी मदद करेंगे। एकदम से उन्होंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो कहते हैं, गुड़िया यहाँ कैसे? चाचा जी मेरे कमरे में कोई है, तू डर मत, एकदम नॉर्मल हो जा पहले। अब उन्होंने चारों तरफ देखा, कमरे में कहीं भी कोई नहीं था। नहीं नहीं बेटा, कोई भी नहीं है, चाचा जी आप जाना मत, मैं आपके साथ चल रही हूँ। अब ये तैयार भी नहीं हुई थी, जैसे थी नॉर्मल वैसे ही वो बाहर आ गई। नीचे आती है और उसके चेहरे पर डर देखकर सभी एकदम गीत संगीत जो चल रहा था रुक जाता है। इनके होने वाले हस्बैंड हैं, वो भी सामने बैठे थे, वो देखते हैं कि बहुत चिंता में है, डरी हुई है, वो भी आते हैं। क्या हुआ, तुम ठीक हो? 2-1 सेकंड के लिए तो इन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को देखा और मन में एक खुशी आई कि जीवन साथी हमारा कितना प्यारा दिखता है और कितना केयरिंग है कि मेरी समस्या को एकदम इसने भांप लिया। इसने डरते डरते ये बोला कि मुझे सिर्फ पापा से बात करनी है। इसके पापा को बुलवाया गया, क्योंकि पापा की लाडली है, मतलब माँ के करीब है, लेकिन पापा से हर एक बात शेयर करती है। पापा ने कहा, हाँ गुड़िया क्या हुआ? पापा मेरे कमरे में एक औरत है, वो आकर मुझे डरा रही है। कौन औरत है? कब हुआ तेरे साथ ये? और तूने बताया क्यों नहीं? तभी क्यों नहीं बताया? पापा अभी की बात है, और मम्मी आई थी, मम्मी वहाँ से चली गई, वो अभी भी वहाँ है और मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरी शादी आप कहीं और कराइए, यहाँ हम शादी नहीं करेंगे। पापा ने कहा, बेटा टेंशन मत ले, तेरा मन नहीं है, हम पूरा का पूरा सेटअप कहीं और लगा देंगे, लेकिन तू परेशान नहीं होनी चाहिए। इनके जो हस्बैंड हैं वो आते हैं, पूछते हैं, मतलब होने वाले, कि सब कुछ ठीक है? उन्होंने बताया कि दामाद जी ऐसे ऐसे इसके मन में कोई डर बैठा है, किसी ने मजाक किया है इसके साथ और इसे डराया है। उसने गुस्से में सभी से कहा कि इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए, वरना ये समस्याएं मजाक की जगह हकीकत में अगर बदल जाएं तो एक डर बढ़ जाता है। उन्होंने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे मेरी बिटिया के भी मन में डर बैठेगा। उन्होंने कहा, न जाने मुझे भी आज सुबह से 2-1 बार इस जगह जहाँ पर हम ये वेडिंग कर रहे हैं अजीब सा महसूस हो चुका है, लेकिन मैंने किसी से कहा नहीं कि लोग मेरा मजाक ना बनाएं। एक आदमी आया यहाँ से, इन्हीं लड़के वालों की तरफ से, उसने प्रेतों को लेके बहुत सारी ऊट पटांग बातें करनी शुरू कर दी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता है, अगर ये सामने आ जाए तो आप ऐसे कर दो, ये कर दो, और बहुत ज़्यादा मजाक कर, मतलब 100% उसने वो शब्दों का इस्तेमाल किया जो कि नहीं बोलने चाहिए। और जब वो बोल रहा था तो इससे गुड़िया से पूछता है, मतलब होने वाली जो दुल्हन है राधिका से, कि कौन सा कमरा है बिटिया तेरा, है क्यों डर रही है तू? अरे हम सब हैं, तेरे साथ चलते हैं, बता, ये वाला कमरा है ना सामने, वो जो औरत खड़ी है वही है। उसने जब बोला ना कि वो जो औरत खड़ी है वही है जो तुझे डरा रही है, राधिका ने हाँ करा और डर कर अपने पापा के पीछे आ गई। पापा और बाकी तमाम यहाँ 100-150 लोग हैं, वो सब खिड़की की तरफ देख रहे हैं, उन्हें कोई नहीं दिख रहा, लेकिन सिर्फ 2 लोगों को दिख रही थी, एक ये दुल्हन और एक ये जो भाई साहब। इनको एकदम कुछ देर में अजीब सी प्रॉब्लम होने लगी। ये जो भाई साहब हैं, तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि डॉक्टर को कॉल करना पड़ा, और डॉक्टर ने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है, इनको किसी अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। अस्पताल पहुंचने से पहले उनका वक्त आ चुका था, वो दुनिया छोड़कर चले गए। ये पहला दिन है, पहला दिन। ये समस्या राधिका के साथ भी हो सकती थी, लेकिन क्यों, उस आदमी पर यह बला कैसे आई? चलो इत्तेफाक मानते हैं कि बुलावा था, ईश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया।
लेकिन अगर उससे जोड़कर देखा जाए, क्योंकि इन लोगों ने बाद में हर कड़ी को जोड़ा था, जब ये एक आखिरी ऐसी जगह पहुंचे थे जहां पर इन्हें आराम मिल सकता था और शायद कुछ मिला भी। और हाँ, जब मैं आपको तीसरा भाग बता रहा हूँगा ना, तब आपको पता चलेगा कि इनके साथ ये जो हुआ, इसे प्रेत समस्या में क्यों जोड़ दिया गया बाद में, कि उसकी वजह से भी ये हुआ होगा। ये बात तो अधिकतर हर किसी को पता है कि अगर घर परिवार में ईश्वर ना करे इस तरह की कोई विपदा, कोई अनहोनी हो जाए, तो शादी नहीं होती है, टाल दी जाती है। ठीक है, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, 13वीं तक तो नहीं हो सकती शादी। इन्होंने मना कर दिया। वो जो भाई साहब हैं, जो चाचा जी थे, वो पहली बात तो कुंवारे, और हाँ, उनमें बहुत सारे ऐब भी थे। घर वालों ने कहा कि ईश्वर ने उनको अपने पास बुलाकर हम सबको भी मुक्ति दे दी। बिटिया, तेरी शादी नहीं रुकेगी, चिंता मत कर। पहली बात, वो चाहे भला था, बुरा था, कैसा भी था, उसकी आत्मा आज भी वहां पर हो सकती है। तो इसीलिए उसकी मुक्ति के लिए इन्हें पर्याप्त काम करने चाहिए थे। किए इन्होंने, जो कर सकते थे वो करे, लेकिन हाँ, जो चीज़ें टालनी चाहिए थी वो नहीं टाली। शादी इन्होंने नहीं टाली। उस पर इन्होंने क्या मूर्खता कर दी कि वो जो भाई साहब हैं, वो जो रिंग पहनते थे, जब इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तो वो जो होने वाले दूल्हे साहब हैं, उनको डॉक्टर ने मतलब कहा कि ये इनके हाथ से रिंग्स वगैरह निकाल लीजिए, कुछ चेकअप्स वगैरह होंगे या कुछ जो होगा। तो वो रिंग निकालने के बाद उसने अपनी पॉकेट में रखने के बजाय या किसी को देने के बजाय खुद पहन ली थी। जो चला गया, उसके साथ उसके जो प्रिय सामान है उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो उसने रिंग पहनी, उनमें से एक रिंग ऐसी थी जो एक तांत्रिक ने उसके लिए बनाई थी। उसके पीछे बहुत सारी विद्या लगी हुई थी, उसके पीछे बहुत सारा ऐसा ज्ञान था जो किसी तांत्रिक ने इनके लिए किया था। और ये भी कह सकता हूं कि उस रिंग की वजह से ही इन पर बहुत बार जो समस्या आनी थी वो नहीं आई। लेकिन हाँ, जो आत्मा अब मुक्त हो रही है, उसको किसी भी कारण से, किसी भी उसकी प्रिय वस्तु से, चीज़ से, इंसान से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब उनका वहाँ संस्कार हो रहा था, तो उनके पापा ने, जो दूल्हे साहब हैं, गोपाल के पापा ने ये कहा था कि इनकी सभी प्रिय वस्तु इसी में स्वाहा कर देना। उसको ध्यान नहीं आया कि उसके हाथ में उनकी रिंग है। अगला दिन हुआ, सभी लोग बैठे हुए थे, चाय वगैरह पी रहे थे, बड़ा शांत सा माहौल था, सब लोग बिल्कुल चुप थे। जो दूल्हे साहब हैं, टेबल पे इन्होंने एकदम से हाथ इस तरह से बजाने शुरू कर दिए। सब लोग एकदम इसकी तरफ देखने लगे कि क्या कर रहे हो आप, ठीक हो? जिस तरह के इनके चाचा बोलते थे, चाचा का एक फेवरेट शब्द हुआ करता था, और हाँ जी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इनके चाचा का फेवरेट शब्द था और हाँ जी। ये कुछ भी बात कर रहे होते थे, उसके एंड में, शुरुआत में, बीच में जरूर बोलते थे, अधिकतर बोलते थे। इनसे पूछा गया कि अरे तुम ठीक हो? इन्होंने एकदम यही बात बोली, और हाँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए क्या हाल है आपके? यहाँ गोपाल के पापा एकदम खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि ये मजाक करने की ज़रूरत नहीं है। क्या कर रहा है तू? अपने चाचा की नकल कर रहा है? उसे गए अभी कितना, क्या पता है क्या गलत काम है ये, बिल्कुल से दोबारा नहीं होना चाहिए। अब ये जो होने वाली दुल्हन है, ये डर गई कि आप प्लीज़ इस तरह का मजाक मत करिए, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो। मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अच्छा ये बताइए भाई साहब कि आज का क्या प्रोग्राम है? उसके पापा ने कहा, भाई साहब क्या बोल रहा है तू? तू ठीक है? मैं पापा हूं तेरा, ये भाई साहब क्या मतलब है? चाचा की नकल उतारनी बंद कर दे। तो एकदम ये अपनी होने वाली दुल्हन मतलब राधिका की तरफ देखकर बोलते हैं, अच्छा बिटिया तेरे को एक बात बताऊं, जो कल औरत आई थी ना, वो मैंने पूछा कि कौन है, पता चला उसके बारे में, उसके गांव के बारे में। तू परेशान मत हो, चिंता मत कर, और मैं उसे देख लूँगा, तू परेशान मत होइए। और ये यहाँ से उठकर चल दिए। किसी के पास कोई भी आंसर नहीं था कि ये क्या हुआ था। राधिका कहती हैं कि
ये जिस तरह से बात कर रहे हैं ये ठीक है? उसके पापा ने एकदम कहा कि बिटिया हमें भी नहीं पता कि इसने ऐसा क्यों किया है, आज से पहले इसने ऐसा कभी नहीं किया। यहाँ पर इनके साथ इनके घर के जो पंडित जी हैं वो अभी तक नहीं आए थे, उनका आगमन होता है, वो आते हैं। पहले तो बहुत परेशान, क्योंकि इतना बढ़िया एक प्रोग्राम है, शादी है, इतना बड़ा एक उत्सव है, और ऐसे में एक अनहोनी हो जानी बहुत दुखद है। सबको एक तरह से दिलासा देते हुए बैठते हैं और पूछते हैं कि आप सब किसी और बात को भी लेकर चिंतित हो, क्या हुआ है? उन्हें बताया गया कि इस तरह से उसने अपने चाचा की नकल करी है जो कि चला गया। उन्होंने कहा लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? पता नहीं, लेकिन उसने किया है और सभी लोगों ने देखा है। पूछा कि कहाँ है वो अभी, कि अभी उठकर इस तरफ गया है। तो कहते हैं कि उसको पहली बात तो अकेला मत छोड़ना, और उसके हाथ में चूड़ा बंधा हुआ है, ठीक है? वो खुलना नहीं चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि वो क्यों कर रहा होगा, या उसके साथ ऐसा हो रहा है तो क्या वजह हो सकती है। उन्हें देखने जाते हैं भाई साहब को 3-4 उनके दोस्त कि कहाँ पर है। आपको ये बात सुनकर बड़ा अजीब सा लगेगा, जब उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए गए तो वो एक पेड़ के पास में ज़मीन पर नीचे लेटा हुआ था और उसने अपने ऊपर मिट्टी डाल रहा था, मतलब थोड़ी सी मिट्टी उठाए और डाल दे, इस तरह का कर रहा था। उसके दोस्त पहुंचे वहां पर भागते हुए और कहते हैं कि क्या क्या कर रहा है तू, ये सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। और ये हंसने लगा एकदम से। इसको उठाया यहाँ से और लेकर चलने लगे तो कपड़े गंदे हैं, चेहरा गंदा हो रहा है, मिट्टी विट्टी लग रही है। ऐसा लगा जैसे कि शायद चलते में गिर गया है कहीं। गोपाल के पापा ने पूछा कि ये सब क्या है, तो उसके दोस्तों ने बताया कि ये वहाँ पर पेड़ के पास नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ था और अपने ऊपर मिट्टी डाल रहा था। पंडित जी ने कहा आप सब यहाँ से खड़े होकर अपने अपने कमरे में जाइए और बच्चे को इसके कमरे में भेजिए, मैं वहीं बात करूँगा। जो राधिका है इसके मम्मी पापा को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। भाई देखिए, ऐसी स्थिति में कौन अपनी बिटिया की शादी कर देगा? ठीक है, बचपन की दोस्ती है, एक जुबान भी दी है, लेकिन देखते हुए तो नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। राधिका के पापा ने राधिका को देखा और एक तरह से विश्वास दिलाया कि तू चिंता मत कर, तेरे साथ गलत नहीं होगा। जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। गोपाल के पापा ने राधिका के पापा से कहा कि ये जो हो रहा है ये पहली बार हो रहा है और मैं सच में नहीं जानता कि ये क्यों कर रहा है। अगर ये कल भी ऐसा रहा तो मैं खुद इस शादी से पीछे हट जाऊंगा। मैं अपनी बिटिया का ऐसे जीवन खराब नहीं करूंगा, तू परेशान मत होइए। उसने कहा नहीं भाई, हमारी दोस्ती अलग है, लेकिन इसका जो ये अभी बर्ताव है ये बिल्कुल अलग है। मैं कल भी हाँ कर रहा था शादी के लिए, आज भी हाँ है, लेकिन इससे कहो ये मजाक बंद कर दे। आपके घर में इतनी बड़ी अनहोनी हुई है और उसके बाद ये ऐसी हरकतें कर रहा है। ये दिन की बात है सुबह सुबह, और ये जिस गार्डन में, जिस बागीचे में बैठकर चाय कॉफ़ी पी रहे थे सभी लोग, 20-25 लोग थे ये घर के। राधिका एकदम से, मतलब इन सब से बात करते करते या इन सभी की बातें सुनते सुनते अपने कमरे की तरफ देखती है तो वो औरत खड़ी दिख गई। वो एकदम कांपने लग गई और फिर से जाकर जो सबसे सेफ जगह है वहाँ छुप गई अपने पापा के पास। पापा ने उसे देखा और पूछा कि बेटा अब क्या हुआ, तुझे क्यों डर रही है? तो इसने अपने खिड़की की तरफ इशारा करा कि वो खड़ी है ऊपर। उसके पापा ने देखा तो इस बार इन्हें भी दिखी है। इसके पापा ने एकदम से कहा तू जो भी है वहीं रुक, मैं बताता हूं तुझे। और ऐसा बोलकर ये उस बड़े से स्थल पे, जिसे बैंकेट बोले, होटल बोले, कुछ भी बोले, उसमें अंदर की तरफ भागे कि मैं अभी बताता हूं, ये जो भी है डरा रही है। आपको पता है ना, दूसरा इसके अलावा, लड़की के अलावा जिसे दिखा था वो दुनिया से जा चुका है। आज इसके पापा को दिखा है। पापा उसके पीछे जा रहे हैं उसे पकड़ने के लिए कि तूने मेरी बिटिया को डराया कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई। इसके पापा के साथ जो होने वाला है राधिका को और गोपाल को अंदाजा भी नहीं था। आगे क्या हुआ अगले भाग में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल एक हल्का सा आपको ये बता देता हूं कि कुछ कुछ महसूस हो रहा है तो चौकन्ने हो जाना। आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जल्दी जल्दी खराब होना, कांच का बार बार तिड़कना टूटना, आपके रसोई का, स्पेशली रसोई का कोई भी ऐसा टैप, मतलब कोई भी ऐसा नल जो कि कई बार ठीक होने के बाद भी टप 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 उसमें लीकेज है, इन सभी बातों को ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी, जब आप सो रहे हों और आपको गलती से भी महसूस हो जाए कि आपके कमरे में कोई आया था, चौकन्ने हो जाना। और इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो अगले भाग में बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत आसान तरीका है और इसमें आपका कोई काम
महंगा नहीं होने वाला, कोई खर्चा नहीं होने वाला, मुफ्त है। ये चीज़ें सभी आपके घर में होंगी जो मैं बताऊंगा इस्तेमाल करने के लिए। और एक बात बताऊं आपको, जो लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक सुनने लायक कहानियां हैं, इसमें सच्चाई नहीं होती, ये सिर्फ एक मजाक है, तो थोड़ा गूगल कर लो और ऊपर लिखो मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड, और उसके बारे में जो आर्टिकल्स आते हैं उन्हें थोड़ा पढ़ लेना। ये मजाक नहीं होता, जिनके साथ बीतती है बस वो जानते हैं कि कैसे उस परेशानी से वो बाहर निकले थे। हो सकता है कि मेरे बताने के तरीके से आपको थोड़ा फिल्मी लगने लग जाए, लेकिन मुझे उनकी तरफ से परमिशन होता है कि प्लीज़ ये बातें बतानी हैं आपको, जो हमारे साथ हुआ, तो उसे कहानी में पिरोना और फिर आपको परोसना, ये भी थोड़ा मेहनत का काम हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं आपको हल्का सा लग सकता है कि ये पिक्चर की कहानी या ये सब फिल्मी बातें हैं, ये हकीकत नहीं है, लेकिन जिनके साथ होता है उन्हें पता है कितना सच है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।